हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इनमें हम लोग ये जानने जो भी हमारे सराउंडिंग में कुछ फिनोमेनन जो होते हैं उनके पीछे का रीज़न हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के पढ़ने के बाद। जैसे कौन सा फिनोमेना, अगर मान लीजिए आप लोग ऐसा सभी लोग अमूमन किए ही होंगे क्या कि अगर किसी अपने फ्रेंड को आप चेयर पे बैठा दीजिए और उस पर क्या किए हम लोग उस चेयर को मान लीजिए रब किया गया या फिर पीछे भी किसी कपड़े को लेकर उस चेयर को पीछे से आप इस तरीके से कंटिन्यूस उस पर बीट करिए। ठीक है, अच्छा बीट करने के बाद अब वहाँ से हट जाइए। अब होगा क्या कि अगर आप अपने फ्रेंड को अगर टच करेंगे तो आपको ज़रा सा मीन झटका फील होगा, मीन थोड़ा सा जैसे करंट हमें मारता है ना उस तरीके का फील होगा। ठीक है, ये हो गया। या फिर अगर आप अभी आपके हाथ में जो भी पेन है उसे अगर आप लें कहीं पे रब कर दें मीन्स किसी कपड़े से, या फिर मेन यही रहेगा अपने हेयर पे रब कर लें इस तरीके से, और किसी कागज़ के टुकड़े के सामने अगर आप इसे लाएं तो होगा क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि कागज़ का टुकड़ा उस पेन से आपके पेन से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यही सब हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए अभी ये नॉर्मल पेन है, अभी अगर मान लीजिए मैं इसको सामने ऐसे रख दिया तो नहीं अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आखिर रब करने के बाद किसी और ऑब्जेक्ट से रब करने के बाद ऐसा क्या इसमें हो जा रहा है, कौन सा इसमें ऐसा प्रॉपर्टी आ जा रहा है जिसकी वजह से ये क्या करने लग जा रहा है, दूसरे पार्टिकल्स को या फिर वही जो हमारे पास कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं उसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है। और सेम यही प्रोसेस अगर मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को चेयर पर बैठा के पीछे कंटिन्यूसली किसी क्लॉथ से बैक पे अगर बीट किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और फिर कुछ देर बाद अगर आप के फ्रेंड को अगर कोई टच किया तो उस पर ज़रूर कुछ ना ये झटका लगेगा। तो आखिर ये सब क्या हो जा रहा है। पहले अगर मान लीजिए अपने फ्रेंड अगर ऐसे ही बैठा हुआ नॉर्मल सिचुएशन में और अगर उसे आप टच करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बीटिंग प्रोसेस के बाद आखिर ऐसा क्या हो जा रहा है जो आपको कुछ झटका से ऐसा फील हो रहा है, या फिर यही इसको रब करने के बाद इसमें ऐसा क्या प्रॉपर्टी आ जा रहा है जिसकी वजह से ये क्या करने लग जा रहा है, अट्रैक्ट करने लग जा रहा है ना। ये हर एक ऑब्जेक्ट पर नहीं हो जाएगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यही सब जो क्वेश्चंस जो फिनोमेनन आप अपने आसपास देखे हैं यही सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में और समझेंगे कि क्या क्या इनके पीछे का रीज़न है। और या फिर अगर मान लीजिए बारिश के मौसम में होता क्या है, बारिश तो हो ही रहा है लेकिन साथ ही साथ बादल कड़कते मीन बहुत ज़ोरों की आवाज़ आती है ना, वो तो हो गया ठीक है, लेकिन लाइटनिंग भी होता है, बहुत तेज़ी से लाइट चमकते हैं। आखिर ये क्यों होता है, कब ऐसा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी है तो इसमें भी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वो कौन सा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारे घरों में जो करंट आ रहा है इसमें क्या है, इसे हम लोग पर्टिकुलर स्टैटिक कंडीशन में नहीं रहेगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और जो हमारे घरों में आ रहा है क्या मेजर डिफरेंसेस है, ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा जानेंगे। और मेनली हमें क्या डिस्कस करना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इस चैप्टर का जो मेन हेडिंग है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाए तो सर ये चार्ज पार्टिकल क्या है ना। हम इलेक्ट्रिसिटी तो समझ रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं तो उसी से चार्जेस अगर मूव कर रहे हैं तो वही इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि चार्ज आखिर होता क्या है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है इसी एक वर्ड के पीछे के इर्द गिर्द ही है सारा। अगर हमें चार्ज अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये चार्ज क्या है तो सारा चैप्टर समझने में हम बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए चार्ज एक ना बॉडी का एक तरीके का मान लीजिए प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी हमारे किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी क्या होना है कि उसके पास जैसे खुद का अगर मास है, अगर मैं कहूँ जैसे अर्थ को ही अगर हम लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन हम लोग अर्थ पे ही ऐसा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। देखिए अर्थ अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है अर्थ, है ना। तो ये उसके मास के होने की वजह से उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे मास पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। जैसे हमारे पास भी है ना।
हमारे पास भी मास है, हर एक मटेरियल के पास, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं सभी के पास मास है। तो सभी मास के पास ये प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, जो कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में डील करेंगे। लेकिन अब सुनिए, तो है क्या कि मास के पास एक क्या है, ऐसा प्रॉपर्टी है कि दूसरे मास अगर उसके करीब है तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक उसी, अभी जैसे ये मास है, ये किसी और पार्टिकल को जिसके पास मास है उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपको बहुत कम कुछ मान लीजिए तेज़ी से, कोई अगर मान लीजिए ज़्यादा बलवान है वो आपको अगर खींचे, और कोई अगर मान लीजिए आप ही के फ्रेंड में से वो आपको अगर पुल करने की कोशिश करे या फिर कुछ भी करने की कोशिश करे, धक्का देने, तो क्या ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा ताकत है उससे आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। उस तरीके से ये भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अपनी ओर सभी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर बुला रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा है जिसकी वजह से दूसरे इसकी ओर आ जाए। ठीक है ना, तो ये किसका पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हुआ, मास का। ठीक है ना, ठीक उसी तरीके से अब इस पर हम लोग कुछ ऐसा कर दें कि दूसरे किसी और बॉडी को ये क्या करने लग जाए, अट्रैक्ट करने लग जाए, अपनी ओर ही खींचने लग जाए। लेकिन यहाँ पे अब रीजन वो नहीं रह जाए कि हाँ इसके पास मास है, इसकी वजह से दूसरे बॉडीज को ये क्या, दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर हम लोग कुछ और किसी और तरीके का प्रॉपर्टी ला दें, उस दूसरे प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करने लग जाए, दूसरे किसी बॉडी को अट्रैक्ट करने लग जाए या फिर उसे दूर भगाने लग जाए। अगर इसके पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टी आ गया तो यही हम कह देते हैं क्या है, इस बॉडी पे, इस पर्टिकुलर बॉडी पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। और ये सब जैसे अभी ये नॉर्मल है, ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर मैं रब कर दिया किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, अगर मैं रब किया तो इसके पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टी आ जा रहा है जिसकी वजह से दूसरे मटेरियल को, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ला रहा है। बस किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस तरीके का प्रॉपर्टी आ जाना ही क्या हम लोग उस ऑब्जेक्ट क्या बोल देंगे कि हाँ अब ये बॉडी क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। ऐसे समझ पा रहे हैं, चार्ज क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे ऐसा प्रॉपर्टी आ जाना जिसकी वजह से वो क्या करेगा, दूसरे बॉडीज को अट्रैक्ट करने लग जाए। तो क्योंकि ये सब फिनोमेना देखे गए, ऑब्जर्व किए गए, तब उसे एक्सप्लेन कैसे करें, तो ये सब अलग से नाम रखा है कि अच्छा अब ये कुछ ना कुछ तो इसमें अलग डिफरेंट तरीके का प्रॉपर्टी आ जा रहा है, बस उसी को हम लोग क्या बोल दिए कि अच्छा ये इसके पास ऐसा प्रॉपर्टी है, तो अब इसको हम लोग आज से कुछ अलग नाम देते हैं। तो वही क्या नाम दे दिया गया, चार्ज। कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी दूसरे बॉडी को अगर अट्रैक्ट कर रहा है यानी उसके पास चार्ज है। अब इस अट्रैक्ट और यहाँ पे एक नेम दे दिया क्या कि कुछ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करने लग जाए, यानी दूसरे बॉडीज को अपनी ओर अट्रैक्ट या फिर अट्रैक्ट भी कर सकता है या फिर दूर भी भेज सकता है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। अगर इस तरीके का बिहेवियर अगर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल अगर शो करने लग गया, यानी कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर क्या है, चार्ज है। आया बात समझ में, चार्ज से रिलेटेड थोड़ा बहुत समझ पाए कि हाँ आखिर ये क्या है, ये एक तरीके का बॉडी का प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या करेगा, जैसे हम सभी के पास हमारा खुद का कुछ ना कुछ अलग अलग, सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से आप लोग उसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत डिफरेंट वर्क आप लोग कर रहे हैं। उसी तरीके से किसी भी पार्टिकल के ऊपर एक ऐसा प्रॉपर्टी आ जाना जिसकी वजह से वो क्या करने लग जाएगा, दूसरे अपने सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको या तो अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करने लग जाए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ अब ये पार्टिकल क्या कहलाने लग जाएगा, चार्ज। आया समझ में। तो अगर यही मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज आ गया और वो बिल्कुल ऐसे रुका हुआ है, रेस्ट में, ठीक है, अगर रेस्ट में है तो क्या क्या फिनोमेनन हमें दिखा रहा है, क्या क्या इफेक्ट वो अपने सराउंडिंग पे ला रहा है, ये सारी चीज स्टडी जो हम लोग करेंगे ना। और ये अगर वो रुका हुआ है, सिंपली ऐसे पड़ा हुआ कहीं, और अपने पड़े होने के बावजूद क्या क्या अपने सराउंडिंग में इफेक्ट दे रहा है, बस इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं, रुका हुआ है, यानी चार्ज क्या है, किसी बॉडी पे एक ऐसा प्रॉपर्टी आ जाना जिसकी वजह से कुछ वो क्या करने लग जाए, किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने लग जाए। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टी अगर आ गया और ये अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के पास ऐसा प्रॉपर्टी है और उसको हम लोग यहीं पे रखे हुए हैं और ये भी रुका हुआ है, रेस्ट में है, अब ये क्या क्या फिनोमेनन शो करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, इन्हीं इसी सब की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और यही अगर मान लीजिए चार्जेस मूव करने लग जाए तो फिर डायनेमिक पोर्शन हो गया, जो अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। आया बात समझ में, है ना।
तो अभी हमें पर्टिकुलर इस चैप्टर में क्या देखना है कि अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं, रुके हुए हैं, पड़े हुए हैं, आलसी तरीके से, उनका क्या इफेक्ट आ रहा है, वो क्या इफेक्ट ला रहा है अपने सराउंडिंग में, बस हमें उसी का स्टडी करना है, जो कि कहलाएगा हमारा क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आया बात समझ में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे ही, और क्या है कंडक्टर, क्या है इंसुलेटर, ये सारी बातें। और फिर एटमॉस्फेयर में जैसा मैं बताया है कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल वही लाइटनिंग हो गया, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, और उसे हम लोग कैसे वो चीज़ें हो जाती है, लाइटनिंग कैसे होता है, उससे हम लोग कैसे खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि जब भी लाइटनिंग होता है तो किसी के ऊपर, मान लीजिए किसी पर्सन के ऊपर अगर गिर गया तो फिर निकल लेता है ना। तो कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बारिश के मौसम में होता ही है, तो उनसे क्या प्रिकॉशंस हैं, क्यों होता है लाइटनिंग, कब होने की टेंडेंसी रहेगी, क्या रहेगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो कि मुझे लगता है मैंने इंट्रोडक्शन कराया, आया समझ में होगा। और इसमें मटेरियल्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि इंसुलेटर्स क्या है, और इंडक्टर क्या है, और ये कंडक्टर क्या है, एंड इंसुलेटर्स क्या है ना। और अगर चार्ज किसी बॉडी के ऊपर है तो उसे हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे दो, वही हम लोग इस पार्ट में, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आया समझ में कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ चुके रहेंगे कि अच्छा इसके पीछे का रीज़न ये है, कोई भी पर्टिकुलर ऐसा। और अगर इस चैप्टर को समझ लेंगे, इनके बारे में समझ लेंगे, तो कुछ भी आप भी अगर ऐसा कुछ नया अगर चीज़ें देखेंगे जो इंक्लूडिंग कि यहाँ पे मैं जो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसे भी आप खुद से ट्राई कर सकते, समझ सकते हैं, अच्छा ये मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि इसके पीछे ये रीज़न रहा हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यही चार्ज को ही लेकर, जैसे चार्ज तो मैं बताया ही कि हाँ आखिर है क्या, लेकिन अब ये कितने टाइप्स के हैं, क्या इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी पहले बातें हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि चार्ज है क्या, ठीक है ना। यहाँ से चार्जेस हैं क्या, सबसे पहले हम लोग इसे जानते हैं कि आखिर चार्ज है क्या। अब देखिए चार्ज है क्या वो तो मैं बताया, लेकिन ये कितने तरीके के हैं। अब हुआ क्या कि ये देखिए यहाँ पे जब ऐसा है ना कि चार्ज, ये तो पता चला कि बॉडी का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है और रिपेल भी कर रहा है बॉडीज़ को, दूसरे अनदर बॉडीज़ को। तो हुआ क्या कि यही अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों अलग अलग दिखाने के लिए कि अच्छा कभी वो अट्रैक्शन भी हुआ, कभी रिपल्सन भी हुआ, तो इसीलिए क्या कर दिया गया, चार्ज को दो क्राइटेरिया में रख दिया गया। एक क्या, एक को प्लस से बताया गया और दूसरे को माइनस से बताया गया, ठीक है। तो चार्जेस हमारे कितने तरीके के रहेंगे, एक प्लस और एक माइनस रहे, मीन ऐसे रिप्रेजेंटेशन है कि अच्छा इस पे चार्ज माइनस का होगा और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे प्लस का होगा। तो बस ऐसे, क्योंकि देखिए देखा है कि अच्छा एक दूसरा, मान लीजिए चार्ज ऑब्जेक्ट है, दूसरा कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो हुआ क्या, कभी इनके बीच में अट्रैक्शन भी हुआ, कभी इनके बीच में रिपल्सन भी हुआ। तो यही चीज़ें समझने के लिए कि कब अट्रैक्शन होगा, क्या ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस उन्हीं के लिए अलग अलग दो तरीके के चार्ज बना दिए, क्या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नाम दे दिया गया। तो पॉजिटिव, तो अगर मान लीजिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज और इसे पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग एक साथ ला रहे हैं, एक करीब ला रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव हैं यानी सेम नेचर के हैं, सेम तरीके के हैं ना, तो ये दोनों क्या होंगे, अगर सेम नेचर के हैं तो दोनों दूर भागेंगे, यानी अगर पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। एंड अगर नेगेटिव भी दोनों पार्टिकल्स के ऊपर अगर चार्जेस हैं तब भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन। ये बस ऐसे अगर चार्ज हैं, जैसे चार्ज ऑब्जेक्ट है तो अलग दिखाने के लिए, समझने के लिए कि अच्छा अभी अट्रैक्शन हुआ तो क्या क्या दोनों बॉडीज के ऊपर क्या चार्जेस रहे होंगे, एक को प्लस बता दिया गया, एक को माइनस, ठीक है। और वही तो हम लोग यहाँ से क्या टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों बताइए पॉजिटिव एंड नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव, अरे हाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सेम नेचर के अगर हैं, सेम नेचर, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर अपोजिट नेचर के हैं तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना। अपोजिट नेचर इन द सेंस यानी एक के ऊपर पॉजिटिव तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव,
ऐसा, और सेम नेचर यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव। तो अगर इस तरीके का अगर चार्जेस हैं किसी पार्टिकल्स के ऊपर तो उनके बीच में क्या होने वाला रहेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन और यहाँ पे अट्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसे शो कैसे करते हैं, इसे हम लोग शो करते हैं क्यू से। इस रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऐसा कि यहाँ देखिए चार्जेस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ऐसे चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसका यूनिट क्या, अब आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि 1 कूलम, सी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 1 कूलम। इसका क्या है, चार्ज का क्या है, यूनिट है, मेजरमेंट करने का तरीका है, यूनिट है। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग खरीदते हैं या फिर जैसे अगर मान लीजिए आप मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए तो वहाँ से अगर सब्जी लेने गए तो 1 किलो प्याज 2 किलो प्याज ऐसा कहेंगे ना, किलो लगाते हैं ना, किलोग्राम। तो ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट यानी मास को मेजर करने का क्या है, उसका यूनिट है। उसी तरीके से चार्ज को अगर हमें मेजर करना है कि अच्छा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आया हुआ है, तो अगर मान लीजिए 2, 3, 4 ऐसे हम लोग बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। यानी जो मैथमेटिकल वैल्यू बोल रहे होते हैं वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब सेम उसके साथ जो लगाते हैं हम लोग वो हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे अगर लेंथ को बताना तो हम लोग क्या कहते हैं 1 मीटर 2 मीटर या फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। उसी तरीके से अगर हाइट बताना तो यहाँ पे भी हम लोग लेंथ, हाइट भी एक तरीके से क्या है, लेंथ है, लेकिन इसे हम लोग फीट एंड इंचेस में बताते हैं। उसी तरीके से अगर वजन, हालांकि ठीक है वजन ही अगर बताना तो केजी में बताते हैं ना, ठीक उसी तरीके से अगर हमें चार्जेस को मेजर करना है तो हम लोग किसे मेजर करेंगे, यानी कूलम। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, इसका मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही क्या है 1 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज, यानी जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उतना ही हाई स्ट्रेंथ का उसके पास क्या है, चार्ज है। तो जिसके पास जितना बड़ा वैल्यू ऑफ चार्ज रहेगा वो क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ से किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, या तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है या फिर उसे दूर भगा सकता है। अब कब कब कैसे कैसे ये सब केसेस आएंगे कि अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल्सन करेगा, वो हम लोग अभी लेटर ऑन देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। तब सुनिए आप कुछ देर बाद। तो ये समझ में है कि 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम ये क्या रहेगा उसका, हाँ ये यूनिट है चार्ज को मेजर करने का, और जितना ज़्यादा वैल्यू है उतना ही ज़्यादा उसके पास क्या स्ट्रेंथ है। किस बात का स्ट्रेंथ, या तो दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने का या फिर दूसरे पार्टिकल्स को रिपेल करने का। आया बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी हम लोग क्या अभी तक समझे, चार्ज क्या, चार्ज बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से होता है किसी दूसरे पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट कर लेगा या फिर रिपल्सन कर देगा। और ये कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब यहाँ देखिए, तो अब पॉजिटिव मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 कूलम, तो ये हो गया और ये प्लस दिखा दिया, और वही निकालना है -2 कूलम। अच्छा, इसका मतलब दोनों के पास ऐसा नहीं कि दोनों के पास सेम अमाउंट का ताकत है, यानी किसी दूसरे को खींचना या फिर दूर भगाना, इन दोनों के पास सेम अमाउंट है। लेकिन बस यही, अगर मान लीजिए इसके सामने प्लस नेचर का ही अगर कोई रहा और इसके सामने भी इसके सामने अगर मान लीजिए माइनस नेचर का अगर कोई चार्ज रहा, तो ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में अट्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो, अरे यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, तो मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। यानी जितना अमाउंट से जिस टेंडेंसी के साथ यहाँ पे अट्रैक्शन होगा उसी टेंडेंसी के साथ यहाँ पे रिपल्सन होगा। यानी बस ये एक नेचर बताने का काम करता है, क्या, प्लस और माइनस, कि अच्छा हम थोड़े से अलग हैं, हटके हैं, यानी हम किसी और तरीके का प्रॉपर्टी दिखाएंगे। किस तरीके का, मीन्स यही, या तो अट्रैक्ट या फिर रिपल्सन करने के लिए, और ये प्लस वाला किसी और तरीके का नेचर ऐसा दिखाया। ठीक है, तो बस यही, लेकिन इसके इनके स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आएगा कि अच्छा ये माइनस है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम वैल्यू है, नहीं, वो बस माइनस ये दिखा रहा है कि अच्छा बस ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है ताकि हम लोग समझ सके कब अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसी फिनोमेनन को समझने के लिए अच्छा अट्रैक्शन हुआ या फिर रिपल्शन हुआ, तो उसी को डिफाइन करने के लिए ऐसा बना दिया गया। बाकी ये 2 कूलम हम लोग +2 कूलम कह लें या फिर -2 कूलम कह लें, दोनों का बात क्या है, दोनों के पास स्ट्रेंथ क्या है, रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन करने का सेम है। ठीक है, तो हुआ क्या कि अब यहाँ देखिए, अब ऐसे ही कितना हम लोग बहुत ज़्यादा चार्ज तो ऐसे बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 1 कूलम से छोटा क्या हो सकता है, ½ कूलम, 1/4 कूलम, 1/6 कूलम, 1/10 कूलम, ऐसे बहुत छोटा हो सकता है ना। किसी भी, अगर मान लीजिए मैं बोल दिया इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, हो सकता है मैं बोल दिया ½ कूलम चार्ज है,
मैं बोल दिया 0.1 कूलम चार्ज है, इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो हाँ चार्जेस हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि हाँ इसके पास 1000 कूलम चार्ज है, 2000 कूलम चार्ज है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। उसी तरीके से क्या हम लोग इस पे अच्छा बहुत ज़्यादा में बहुत जितना भी हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा इसके पास इतने हाई अमाउंट का चार्ज है, इतना हाई अमाउंट कूलम ऑफ इसके पास चार्ज है, हाँ वो हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इस पे सबसे छोटा से छोटा जो चार्ज हम लोग इस पे कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं, वो भी क्या कुछ भी अमाउंट का हो सकता है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो है क्या कि जो इस नेचर में जो सबसे छोटा चार्ज होल्ड करके बैठा हुआ है वो पार्टिकल जिसके पास सबसे छोटा चार्ज है, उससे छोटा किसी और के ऊपर चार्ज हो ही नहीं सकता, उसी क्या नाम दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकल का नाम है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके पास क्या है, सबसे छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, उसे क्या नाम दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ देखिए 10 है और एक नंबर बताइए 10 है, ये बड़ा है, या फिर अच्छा ये 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे अगर है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 10⁻⁻1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको 10⁻⁻2, और इसे क्या लिखा जा सकता है, 10⁻⁻3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 10 है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 10⁻1, और अगर मान लीजिए 100 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻2, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 0 ऊपर ही है। लेकिन वही अगर डिवाइड में है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10⁻2, 10⁻3। अच्छा बताइए, अगर मैं 10⁻2 लिखा हूँ और अगर मान लीजिए मैं 10⁻3 लिखा हूँ, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, यानी एक 1000 है एंड एक 100 है, तो 1000 बड़ा कि 100, ऑब्वियस है 1000 बड़ा। लेकिन वही यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, 1/10, 1/100, 1/1000, इनमें से कौन बड़ा, तो इनमें से सबसे बड़ा, यानी कि अगर एक ही मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 हिस्सों में कर रहे हैं, यहाँ पे 100 पार्ट्स में कर रहे हैं, यहाँ पे 1000 पार्ट्स में कर रहे हैं, तो जो भी एक पार्ट का वैल्यू रहेगा, 10 पार्ट्स अगर हम लोग किए हैं तब ज़्यादा आएगा, या फिर 100 पार्ट्स किए हैं तब ज़्यादा आएगा, या फिर 1000 पार्ट कर दिए तब ज़्यादा आएगा। तो कहाँ ज़्यादा आएगा, 10 पार्ट किए रहेंगे तभी तो ज़्यादा है। अगर मान लीजिए मैं इसको 10 भागों में बांटूँ तो जो 10 पार्ट में किया रहूँगा इक्वल, तो उसका कुछ ज़्यादा लेंथ रहेगा। वहीं पे अगर मान लीजिए मैं इसे 100 पीस में कर दिया तो और छोटा लेंथ आ जाएगा ना, हर एक जो भी एक यूनिट आया उसी तरह। यानी कि अगर देखिए अगर माइनस है तो जितना ज़्यादा माइनस उतना ही वैल्यू कम, तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये क्या है, -19। ये बस ऐसे बताने, इमेजिन कराने के लिए बस बता रहा हूँ कि अच्छा देखिए कितना छोटा वैल्यू है इस पार्टिकल के ऊपर, जिसको क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है हमारा कितना, 1.6, और इसके पास कैसा है, माइनस का चार्ज है। ठीक है, उसी तरीके ये यानी कि अगर कोई पार्टिकल जिसके पास माइनस का इस अमाउंट का चार्ज है, वही क्या है हमारे लिए, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, और एक और नाम दिया गया प्रोटॉन, इसके ऊपर इतना ही अमाउंट का चार्ज रहेगा, लेकिन इसके ऊपर कितना रहेगा, प्लस का रहेगा, यही अमाउंट का चार्ज है। जैसे यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड प्रोटॉन, ये भी एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज रहेगा, लेकिन किस नेचर का, पॉजिटिव नेचर का। बस ऐसा बना दिया कि इसके ऊपर हाँ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज है जिसके ऊपर बहुत छोटा, अच्छा ये देखिए वैल्यू बहुत छोटा है ना, ये भी बहुत छोटा है, लेकिन एक के पास नेगेटिव का नेचर का है, एक के पास पॉजिटिव नेचर का है। बस यही डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ये हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन एटम्स में है क्या ना कि ये सब, अच्छा अगर हैं इतने छोटे चार्ज लेकर तो ये सब पाए कहाँ जाते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर सारा जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो इन्हीं सब से मिलकर बनी हुई हैं, और सबसे छोटा हम लोग बोलते हैं एटम। एटम के अंदर ये सब पाए जाते हैं। अब एटम यानी इसके अंदर भी एटम है, हाँ हर एक जो भी सारी चीज़ें देख रहे हैं सारे के पास एटम्स है, और उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि सभी के पास तब तो फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्जेस है। हाँ
क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है। इस यहाँ पे जो भी चीजें दिख रही हैं सारी चीजें क्या किससे मिलकर बनी हुई हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से ही मिलकर बनी हुई हैं। यानी सबके पास चार्ज है, हाँ है, तो फिर ये अगर चार्ज है तो फिर ये बिहेवियर क्यों नहीं शो कर पाता है ये ऑब्जेक्ट। जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास प्रोटॉन है। तो जैसे चार्ज है, चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है ना दूसरे बॉडीज को या तो अट्रैक्ट या फिर रिपल्सन करने का, तो फिर कर नहीं रहा, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही अमाउंट ऑफ इसके पास क्या है, प्रोटॉन। अगर मान लीजिए जैसे ये क्या है, एक नंबर तरीके से, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, आया बात समझ में। ठीक उसी तरीके से 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन इस तरीके से रहेंगे, ठीक है ना। तो जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोटॉन भी है इस पार्टिकल्स के पास। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज ये नहीं है। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। तो दोनों मिल के आपस में क्या, अगर मान लीजिए मैं बोल दिया 4 कूलम पॉजिटिव का चार्ज और 4 कूलम माइनस का चार्ज, दोनों एक साथ एक ही जगह यानी कि मिले हुए, इसमें उसी तरीके से है 4 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए और 4 प्रोटॉन, यानी कि ओवरऑल इसके पास चार्ज क्या है, 4 प्लस हो गया और 4 माइनस हो गया, तो ओवरऑल ये क्या है, चार्ज इसके ऊपर है नहीं, नेट चार्ज। लेकिन इसके पास अंदर ये अलग अलग एक पॉजिटिव चार्ज का और एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ओवरऑल इफेक्टिवली नहीं है। तो ऐसे बॉडीज को क्या बोल दिया जाता है, न्यूट्रल। यानी अगर नेट चार्ज अगर 0 है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल। यानी ये भी न्यूट्रल है, लेकिन क्या इसके अंदर चार्जेस नहीं है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है क्या, हैं, लेकिन इक्वल अमाउंट में है। तो चार्ज हम लोग कब कह देंगे, यही अगर इक्वालिटी अगर हम लोग भंग कर देंगे, हटा देंगे, अनबैलेंस कर देंगे, अभी जैसे बैलेंस कंडीशन में है ना, यही अगर हम लोग अनबैलेंस कर दिए तो इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कह देंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए, अच्छा इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा, और इसे मान लीजिए इस तरीके से मैं अभी रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए मैं कह दिया कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है एंड 4 प्रोटॉन है, मान लीजिए यही है, इस तरीके से है। अभी क्या है, ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि जितना नेगेटिव का चार्ज उतना ही पॉजिटिव का चार्ज, तो ओवरऑल अभी ये क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन यही अब अगर मैं इसमें से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दिया, हाँ ये याद रहे, हमेशा जब भी चार्ज हम लोग करेंगे तो निकालेंगे किसे, निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, प्रोटॉन कभी नहीं निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से बस निकलेगा। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आई ना, तो जो पहले 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर 4 प्रोटॉन को बैलेंस आउट कर रहे थे, बैलेंस कंडीशन में थे, अब वही क्या 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं, 4, यानी पॉजिटिव का चार्ज 4, नेगेटिव का चार्ज 3, तो बैलेंस है क्या, नहीं है। तो ओवरऑल इसके पास किसकी कमी आई, पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की, किसकी, नेगेटिव चार्ज की कमी आई। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो अगर नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो ज्यादा डोमिनेंट कौन हो गया, डोमिनेट कौन हो गया, मेरा पॉजिटिव का चार्ज। क्या यहाँ पे, हाँ ये क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया ना, यानी अब इन लोगों का संख्या ज्यादा हो गया, हुआ ना। हाँ अभी भी 4 ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स का नंबर नहीं बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर घटने की वजह से यहाँ पे हम लोग कह दे रहे हैं कि हाँ प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर चाहे जितने भी, अगर हम लोग कुछ भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले तो ओवरऑल इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का चार्ज निकला हुआ है, तो ओवरऑल डोमिनेंस यहाँ पे कौन कर दिया, प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेटिंग हो गया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेटिंग है तो ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज। आया समझ में, है ना। यानी अगर इसे मुझे अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो हम लोग क्या कर देंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब कैसे निकालेंगे, यही सारा प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। लेकिन अभी पहले समझते हैं कि अच्छा इसको अगर मुझे चार्ज करना है तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, इस इलेक्ट्रॉन नाम के प्राणी को इससे हम लोग निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग यहाँ से निकाल दिए तो इसके ऊपर, अच्छा इलेक्ट्रॉन के पास कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करें, नेगेटिव चार्ज अपना निकल के बाहर हुआ। अच्छा पहले जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, अब कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही हैं जितने पहले थे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नहीं है जितने पहले थे। इस वजह से प्रोटॉन यहाँ पे डोमिनेटिंग नेचर के हो गए, इसलिए हम लोग इसे क्या बोल देंगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आया बात समझ में। लेकिन
यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो किसी और ऑब्जेक्ट पे अगर मान लीजिए चला गया, किसी और ऑब्जेक्ट पे अगर चला गया था, अच्छा उस पे भी पहले क्या था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, लेकिन अब यहां से उठ के इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर अगर मान लीजिए गया तो उसके ऊपर अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने पहले थे उतने ही हैं। तो अब इस बार दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस इलेक्ट्रॉन डोमिनेटिंग नेचर का हुआ ना। अगर इलेक्ट्रॉन डोमिनेटिंग नेचर का हुआ तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या बोल देंगे कि अब ये नेगेटिवली चार्ज है। यहां तक हुआ क्लियर कि कैसे हम लोग चार्ज करते हैं, यानी कि चार्ज अगर करना है तो हम बस इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करेंगे, आए समझ में ना। तो यही सारी बातें हैं यहाँ पे देखिए। अच्छा ये दोनों हो गए, ये इस तरीके से दिखाने का मतलब क्या है कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन है प्लस का, यानी कि ये प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ओवरऑल इसमें पास चार्ज क्या है, 0 है, यानी इसे हम लोग क्या कह देंगे, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अब ये आते हैं, लेकिन अब ये देख, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, यही कि हम लोग, मैं अभी ट्रांसफर कर रहा था ना इलेक्ट्रॉन, तो अगर मान लीजिए मैं बोल दिया कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, यही मान लीजिए कुछ भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके पास क्या है 4, मैं बोल दिया इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है एंड 4 प्रोटॉन मान लीजिए ऐसा, और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन। बताइए इन दोनों के पास मिलाकर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितना है, कितने हैं। अच्छा दोनों में प्लस दिखा दिया हूँ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, ये भी है 14, है ना, ये भी क्या है 14 है। अब दोनों मिलाकर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से, अब ये हम लोग तरीका देखें कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ, और हमेशा ट्रांसफर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन का ही होगा, प्रोटॉन का नहीं होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के अगर मान लीजिए इसके ऊपर आ गया, अब अच्छा बताइए, मान लीजिए कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला और इसके ऊपर रख दिया, अभी ये क्या है, ओवरऑल ये क्या है, अभी ये कैसा है, न्यूट्रल, यानी कि ये ऐसा देखिए न्यूट्रल है ना, यानी जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो अभी क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं इससे ट्रांसफर कर दिया, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन मैं यहां से ट्रांसफर कर दिया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन उतने ही हैं जितने पहले थे, लेकिन अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया ना, तो बताइए इसके पास कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन के नंबर में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अब अच्छा बताइए, अभी अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर पूछूं कि नंबर ऑफ दोनों का मिलाकर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं, अभी भी 14 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी अभी भी कितने हैं 14 ही है, दोनों का मिलाकर, ऐसा नहीं कि सिंगल सिंगल को हमें ऑब्जर्व करना, नहीं, दोनों का मिलाकर, यानी कि यही कहता है लॉ ऑफ, यानी कि ये हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, यहां से जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना यहां पर पहुंचा, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला 4 यहां पहुंचा 2 कहीं लॉस हो गया, गुम हो गया, ऐसा नहीं होगा। या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि यहां से निकला 3.5 इलेक्ट्रॉन या फिर 5.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। मीन्स हमेशा जब भी निकलेंगे तो इंटीजर फॉर्म में निकलेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच जा रहा है। हमेशा जब भी निकलना होगा तो एक का पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से सारा इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे जगह ट्रांसफर होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग चार्ज अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब जितना इनिशियल कंडीशन में था उतना ही हमारा फाइनल कंडीशन में रहेगा। फाइनल एंड इनिशियल कहने का मतलब इनिशियली जितने भी नंबर टोटल चार्ज हैं, इधर वो प्लस के हैं या फिर माइनस के, उसी अगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ कोई प्रोसेस कर रहे हैं, ये प्रोसेस हम लोग क्या कर रहे हैं अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जितने इसके पास पहले चार्जेस थे उतने ही बाद में भी मिलाकर रहेंगे, यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि कभी भी चार्ज को हम लोग क्या क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो मेन जो लैंग्वेज है इसको बोलने का कि चार्जेस नाइदर
चार्जेस को हम लोग क्या कर, ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। चार्जर नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। तो यही हमारा मेन क्या है, स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है चार्ज करने का, ठीक है ना। और उसी में से ये आखिर जैसे मैं बताया ना कि जब हम लोग रब करते थे, रब करने के बाद ऐसा क्या हुआ, क्या चीज़ें ऐसी हो गई कि अब ये जादू छड़ी बन गया, यानी दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गया, है ना। तो होता क्या है, अगर हम लोग किसी भी दूसरे मटेरियल से अगर इसे रब कर रहे हैं तो वही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लीजिए हेयर में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हुआ तो जिससे निकलकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे गया होगा इलेक्ट्रॉन, तो जहां से निकला होगा अब वहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यही तो पीछे हम लोग डिस्कस किए, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर गया रहेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यही यहाँ पे दिखाना जा रहा है ऑन रबिंग। ये देखिए अभी न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अब क्या कर दिया, रब कर दिया गया। रब करने के बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कुछ ट्रांसफर हो गए, तो अब इसे हम लोग क्या कह देंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट। और ये भी चार्ज हो गया, लेकिन इसके पास अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव का, और ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यही होता है हमारा क्या, अगर हम लोग रब करते हैं तो बेसिकली रबिंग में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट से उठकर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। बस यही हमारा रबिंग प्रोसेस के दौरान होता है। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला उसे हम लोग क्या बोल देंगे, पॉजिटिव चार्ज, और जहां से जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गया उसे हम लोग क्या कह देंगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये अब देखते हैं हम लोग कि कंडक्टर्स क्या है, ठीक है। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, बस हमें यही समझना है। तो है क्या, देखिए जैसे अगर मान लीजिए जो भी अपने घरों में जिसकी वजह से जिसके अंदर करंट है, अच्छा करंट भी क्या है, वो भी क्या है, चार्जेस का दौड़ना भागना। अगर चार्जेस दौड़ भाग रहे हैं तो उसे क्या बोल दिया गया है, करंट। लेकिन हम लोग क्या पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, अगर चार्जेस रुके हुए हैं तो वो पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वही अगर चार्जेस दौड़ भाग करने लग गए तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक डायनेमिक वाला पोर्शन, तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यहाँ सुनिए, तो है क्या, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर से क्या करने देते हैं, चार्जेस को फ्लो होने देते हैं, अलाउ करते हैं। वो उनके पास ऐसा उनका नेचर है कि अगर चार्ज उनके अंदर से फ्लो होना चाह रहा है तो उसे अलाउ। अच्छा, चार्ज फ्लो होने का मतलब क्या, वही इलेक्ट्रॉन्स का। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने को आजाद रखा है, आज़ादी है उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का कि हम लोग मूव कर सकते हैं, तो अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स क्या बोल दिया गया, कंडक्टर। क्योंकि देखिए चार्ज अगर फ्लो करेगा तो उसी में यानी करंट हो जाएगा। अच्छा, करंट जो कंडक्ट कर सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है ना। तो अगर करंट वो कंडक्ट कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, कंडक्टर। और अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। अच्छा, कौन होगा ऐसा, आखिर ये क्यों कर ले रहे हैं, कंडक्टर्स में क्यों हो जा रहा है फ्लो और इंसुलेटर्स में नहीं हो रहा है। तो है क्या कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं, यानी कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हैं, और अगर फ्री हैं तो मूव कर सकते हैं, और वही मूवमेंट करंट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री नहीं है, मूव नहीं कर सकते हैं, तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्जेस को मूव करना अगर आजाद है, जिनके अंदर चार्जेस मूव करना मतलब इलेक्ट्रॉन आजाद हैं मूव करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, कंडक्टर। और इलेक्ट्रॉन जिनमें आजाद नहीं है, मूव नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इंसुलेटर। बस यही डिफरेंस है किनमें, कंडक्टर में एंड इंसुलेटर में। यानी कंडक्टर में अगर कोई मटेरियल अगर कंडक्टर है यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट उससे पास हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, यानी कि उसमें से चार्जेस का मूवमेंट हो सकता है। चार्जेस का मूवमेंट यानी वही मेनली हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन से, है ना।
तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो सकता है तो यानी उसे हम लोग क्या बोल देंगे, कंडक्टर, और अगर नहीं हो रहा है जिनमें चार्जेस फ्लो तो हम लोग क्या कर देंगे, वो इंसुलेटर है। ठीक है, जैसे ये सब हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इनके थ्रू हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, गोल्ड से भी हो जाता है, कॉपर से भी हो जाता है, स्टील से भी हो जाता है, सी वाटर से भी होता है ना। हालांकि नॉर्मल वाटर है जो पीने के लिए यूज़ करते हैं वो भी कंडक्ट कर लेंगे। तो ये सब हमारे पास क्या है, कंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं रबर बोल दूं, ग्लास बोल दूं, ऑयल, ये सारे क्या है, इंसुलेटर। यानी कि इनके अगर मान लीजिए एक वायर में यहाँ रखा, एक वायर है दिन, यानी जैसे अगर मान लीजिए बल्ब जलाना है तो बल्ब जलाने के लिए वायर लाते हैं ना, तो अगर इन सब से बने हुए अगर वायर्स रखें तो फिर कनेक्ट, यानी कि अगर एक वायर यहाँ है, दो बीच में अगर मान लीजिए वायर गैप है तो उनके बीच में अगर मान लीजिए इन सबको अगर हम लोग रख देना तो बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इन सबको रख दिए तो फिर बल्ब नहीं ग्लो करेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि ये सब क्या है, इंसुलेटर है। यहाँ तक चार्ज आ जा रहा है, यहाँ से फ्लो करने का इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं, अपने अंदर से पास करने का इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा इनका प्रॉपर्टी है। इसीलिए इसको अलग से नाम रख दिया गया, क्या, इंसुलेटर। और ये हमारा क्या है, कंडक्टर। आगे समझ में डिफरेंस दोनों में, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। अब हमारी बारी है वही मेथड्स ऑफ चार्जेस का, कि हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, कि चार्जिंग का मेथड क्या है, कि किन किन मेथड से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। अभी तक जैसे कि जितना भी डिस्कशन हुआ है इतने में तो ये हम लोग एक तरीका ये जान गए हैं कि अच्छा चार्ज अगर करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का ही अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और उन्हीं तरीकों को क्या क्या नाम दिया गया है, क्योंकि अलग अलग तरीके हैं तो अलग अलग नाम भी रखना पड़ेगा। तो वही नाम हमारे पास है इधर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, कंडक्शन। अब ये कंडक्शन में क्या होता है, अब इसमें होगा क्या कि अगर मान लीजिए एक कोई चार्ज बॉडी है, और ये हम लोग ये प्रोसेस हम लोग किस में अप्लाई करेंगे, कंडक्टर में ही अप्लाई करेंगे। यानी अगर मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर क्या यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। तो अभी इसके अंदर क्या है, ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मस्ती में है हर जगह। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए बैलेंस कंडीशन में ही ये क्या है, कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, इसलिए ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल है। अब ये मान लीजिए न्यूट्रल, हम लोग क्या कर लिए, एक मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि मान लीजिए ये क्या है, पहले से ही हम लोग क्या कर दिए, इसको पॉजिटिव ये चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा, पहली बात कि जो भी ऐसा मटेरियल है जिसके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, खुद उसका यही नेचर हो जाएगा कि अपने इस चार्ज को घटाना चाहेगा, यानी कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भगाना चाहेगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को कहीं से लेना चाहेगा। तो बताइए इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत है या फिर इलेक्ट्रॉन को भगाने की चाहत है। क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसे फुलफिल करना चाहेगा। फुलफिल करने के लिए कहा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां से वो ले लेगा। बताइए इसके पास इससे तो ज्यादा ही है ना इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं इसको इसके साथ ऐसे टच करा दिया, लाया इसके साथ टच करा दिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है तो कहेगा अच्छा तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, लाओ मुझे दे दो, और यहां से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर खींच लेगा। अच्छा बताइए पहले ये क्या है, न्यूट्रल है ना, अब ये न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को जो कि पहले से चार्ज था, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं टच कराया तो क्या कर लेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर, टच करा दिए ना हम लोग, टच करा दिए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। अब चलता ही अगर इससे इलेक्ट्रॉन फिर से निकल गए तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं, हो गई, हो जाएगी। तो अब ये ओवरऑल, अब क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जैसा पहले ये नेचर का था वैसा अब इसको खुद बना दिया, यानी खुद तो स्टेबल हो गया। खुद के पास अगर इलेक्ट्रॉन कमी थे तो उसे फुलफिल कर लिया, लेकिन कहीं से छीन के इसे छीन लिया, यानी कि अगर, लेकिन वो छीन कब रहा, जब हम लोग इसे टच करा रहे हैं तब ना। इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है, कंडक्शन, यानी कि कंडक्ट करा के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर, यानी कि एक वही मटेरियल से दूसरे मटेरियल के ऊपर क्या कर दिया, एक पहले से कोई चार्ज ऑब्जेक्ट था दूसरे चार्ज वहां से निकाल दिया। इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, कंडक्शन।
यही लिखा हुआ, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज कंडक्टर विद अ चार्ज कंडक्टर बाय टचिंग, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग टच कर दिए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। और यही तरीका क्या है, इसी प्रोसेस क्या, इस तरीके से अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, कंडक्शन। और ये मेनली किस में होता है, कंडक्टर में। अरे क्योंकि वही तो, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन फ्री है ना मूव करने के लिए, और वही मूव तो निकल लेंगे बाहर, चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, चार्ज कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज, अनचार्ज विल बी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड हमारा क्या मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड है हमारा क्या, वो है एक कंडक्शन हुआ, दूसरा क्या है, इंडक्शन, यानी कि इंड्यूस करके इंडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंडक्शन है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, जैसे कंडक्शन में तो हम समझे क्या है कंडक्शन, यानी दूसरा कोई चार्ज बॉडी है, दूसरे अनचार्ज बॉडी करीब हम लोग लाए, टच करा दिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी हम लोग अब यहाँ पे देखिए अनचार्ज बॉडी है और एक कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज कंडक्टर। अब यहाँ पे हम लोग टच नहीं कराएंगे, यानी कि वही प्रोसेस है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे बिना, अगर मान लीजिए ये पहले से न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, अगर मान लीजिए न्यूट्रल है और हम लोग एक क्या है, पहले से ही चार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर दिए, इसके करीब ला रहे हैं, है ना। अगर मैं इसके करीब लाया लेकिन टच नहीं करा, बस इसके ऐसे करीब ला, अच्छा देखिए करीब, तो होगा क्या कि ये चाहेगा ना कि इलेक्ट्रॉन तुम बाहर आ जाओ, तो करेगा क्या कि ये जो पहले ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना हर जगह, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में मिक्स होकर घूम फिर रहे हैं ऐसा, लेकिन अब क्या कर देगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये यहाँ पे अच्छा किसको बुलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर बुलाना चाहेगा ना। अब क्योंकि टच नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर नहीं जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चाहत तो यही हो जाएगा ना कि अच्छा पॉजिटिव चार्ज देखे तो उसकी तरफ मूव कर जाए। तो ये अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जो पहले इस तरीके से मिक्स्ड थे, अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 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 इस साइड ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, और इधर मान लीजिए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी सेपरेशन हो जाएगा। जो पहले इकट्ठे थे एक जगह, वो अब क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, यानी एक तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे दूसरी ओर, ऐसे सेपरेशन हो जाएगा चार्जेस का। और यहाँ पे हम लोग ऐसे रखे हुए, अब यहाँ देखिए सेपरेशन हो गया, लेकिन हमें इसे अभी भी ये क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से बाहर नहीं निकला है। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दें या फिर किसी और ऑब्जेक्ट से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, एक वायर के थ्रू मान लीजिए अगर हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर दिए तो वहां से फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो, जैसे अगर ऐसे सेपरेशन हो गया ना, किसी और ऑब्जेक्ट से ऐसे लगा दिए तो वहां से फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस साइड से अगर कनेक्ट कर दिए तो यहाँ क्योंकि सेपरेट हो चुके हैं ना, अब ये पोर्शन क्या चाह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अब या तो यहाँ से आ जाए या फिर कहीं और से आ जाए, ये पोर्शन तो चाहेगा ना, ये पोर्शन क्या आ जाए कि हम लोग जल्दी से यहाँ से, क्योंकि प्रोटॉन नहीं आएगा, कहीं से प्रोटॉन ट्रांसफर होकर नहीं आएंगे, तो यहाँ से हम लोग अगर मान लीजिए कनेक्ट कर देते, यहाँ से उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही हम लोग बोल दें कि पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए निकल गया, ऐसे ही हम लोग कह देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम लोग कनेक्ट कर दिए किसी दूसरे यहाँ पे वायर से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज उस पर चले जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन ही इधर आ रहे होंगे, तो यही हम लोग क्या बोल देंगे सिंपली कि पॉजिटिव चार्ज उस पर चलेगा। अच्छा यहाँ पे अब जो पॉजिटिव चार्ज थे वो भी निकल गए, यानी इलेक्ट्रॉन इधर आया हुआ, तो ओवरऑल अब इस पे क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा या घटा, बढ़ गया। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो हो क्या जाएगा, हमारा चार्ज हो जाएगा, और किस नेचर का हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यही प्रोसेस, इसी पूरे प्रोसेस क्या बोल दिया जाता है, इंडक्शन। कंडक्शन में क्या हो रहा है, टच करा दे रहे, इंडक्शन में टच नहीं करा रहे, बस सेपरेट कर दे रहे हैं और फिर कहीं दूसरे से उस पर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन हम लोग ट्रांसफर, प्रोटॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लेंगे। आप बात समझ में, तो यही प्रोसेस है, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यहाँ पे बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे विदाउट टचिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा कंडक्शन में क्या हो रहा है,
टच कर दे रहे हैं ना, किधर है, बाय टचिंग। बस यही दोनों में डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है ना। इस लेवल तक हमें बस यही डिफरेंस है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या चार्ज समझ लिए, चार्ज कितने तरीके के हैं वो समझ लिए, स्टैटिक कंडीशन में कब होगा वो हम लोग जानते हैं, कब अगर रुका हुआ है उसका अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो भी बिहेवियर वो दिखा रहा है उसके स्टडी को कर रहे हैं, उसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको नेचर को समझ रहे हैं क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, यही सब प्रोसेस किस पोर्शन के अंदर आता है, स्टैटिक। और वही अगर मूव करने लग जाए तो डायनेमिक हो जाएगा। फिर हम लोग अब देखेंगे क्या कि और ये उनका डिफरेंसेस हैं कि मेनली क्या है, कंडक्शन एंड इंडक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट टू वेज ऑफ चार्जिंग कंडक्टर, कौन कौन सा बताया बताइए। तो एक हमारे पास क्या है बताइए, एक हो गया हमारा कंडक्शन और दूसरा क्या हो गया, इंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी को टच करा दिए, हो गया चार्ज। इंडक्शन में क्या हो गया, एक चार्ज बॉडी दूसरे पास करीब ला दिए, इलेक्ट्रॉन निकल के जाना चाह रहा है लेकिन उसे कोई पाथ नहीं दे रहे हैं कि आ जाओ तुम इधर निकल लो, तो उसे हम लोग क्या बस इंड्यूस कर दे रहे हैं, सेपरेट कर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। कैन यू चार्ज एन इंसुलेटर बाय मेथड ऑफ कंडक्शन। तो देखिए अच्छा कंडक्शन में हो क्या रहा है कि अगर हम लोग कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे बॉडी के सामने लाए, टच करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या इंसुलेटर में फ्री है इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, वो बताइए नहीं है। तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है मूव करने के लिए तो एक अपने खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो अगर नहीं जा पाएंगे तो हम लोग इंसुलेटर को कंडक्शन मेथड से हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो किस मेथड से, यानी कि वही जो जैसे कोई भी इंसुलेटर अगर उसे हम लोग रब कर दिए, बाई फ्रिक्शन मेथड उसे कहते हैं, तो रब कर दे रहे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग रब करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा एक दूसरे से, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो उसे इंसुलेटर को चार्ज करने का तरीका वही रब करके। व्हाट डू यू मीन बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, वही क्या है, चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि ना ही तो हम लोग चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये हमेशा कंजर्व रहेगा। गिवन एग्जांपल ऑफ कंडक्टर, हाँ तो कंडक्टर क्या है, कॉपर सिल्वर आयरन एल्युमिनियम, ये सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं। इंसुलेटर क्या हो गया, वुड हो गया, हो जाएगा ना, जिसके अंदर से करंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। प्लास्टिक हो गया, कोई भी ऐसा बॉटल, तो सब हमारे क्या हो जाएंगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब बारी है क्या कि डिस्कस करने का कि अगर मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं, हम लोग ऐसे देख के तो बता नहीं देंगे, अगर है तो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि इसके ऊपर अगर चार्ज है या नहीं। तो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं चार्जेस को चेक करने के लिए कि अच्छा कोई बॉडी अगर चार्ज है तो उसे हम लोग चेक कर लें, और अगर अनचार्ज है तो भी मीन्स वही चेक करने का तरीका क्या है कि इंस्ट्रूमेंट से, जिन इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जिन इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से अगर हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या फिर अनचार्ज है, तो वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। अभी कितने तरीके के, ये हमारे पास दो तरीके के अवेलेबल हैं, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और एक पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो है क्या, फर्स्ट हम लोग यही देखेंगे पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसमें क्या होता है, ये बस डिटेक्ट करेगा कि प्रेजेंस बताएगा कि हाँ इस बॉडी के ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है या नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं पिथ बॉल क्या है और किस तरीके से इनमें क्या क्या प्रोसेस। अभी यहाँ पे ऐसे यहाँ पे है क्या कि एक थ्रेड के मदद से कोई मान लीजिए बॉब इस तरीके से यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर ये चार्ज ऑब्जेक्ट है तो हम लोग इसके करीब क्या कर, इसके करीब ऐसे लाएंगे, लाए, अगर ये चार्ज है तो फिर या तो रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन ऐसा होगा, डिपेंडिंग इसके ऊपर क्या है, कैसे चार्ज है, बस ये प्रेजेंस बताएगा ना। तो यही सारी चीजें टेस्टेड अनचार्ज डज नॉट मूव एट ऑल, यानी कि अगर मान लीजिए ये क्या है, हम लोग कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इसके करीब लाए तो जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग इसके करीब ला रहे हैं वो कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं शो कर रहा है, यानी कि ये क्या है, जो बॉडी हम लोग लाए हैं अगर कोई भी इफेक्ट नहीं आए दूर भागने या फिर पास आने का, तो क्या हो जाएगा, ये फिर अनचार्ज है। लेकिन वही अगर पॉजिटिवली चार्ज है, पिथ बॉल अगर हम लोग लाए तो उसमें अगर डिफ्लेक्शन शो हुआ तो हम लोग ये जान जाए अच्छा दूर भाग गया फिर पास, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि अगर दूर भाग रहा है, अगर डिफ्लेक्शन शो हुआ
तो हम लोग जान जाएंगे कि अच्छा जो भी बॉडी को हम लोग लाए हैं उसके करीब वो क्या है, चार्ज बॉडी। ठीक है, एक दूसरा हमारे पास क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा अब इसमें क्या है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये हमारा ग्लास के मान लीजिए चैम्बर्स हैं, इनके अंदर ऐसे 2 प्लेट्स लगाए गए हैं। ये क्या है, हमारा गोल्ड का है ना, ये गोल्ड लीफ इसीलिए नाम है कि ये क्या है, गोल्ड के 2 ऐसे प्लेट्स लगाए गए हैं। ठीक है, तो होगा क्या इनमें, अगर मान लीजिए जैसे अब यहाँ से ये मान लीजिए कंडक्टिंग वायर के थ्रू यहाँ पे ऐसे ऊपर ये सारा सिस्टम ऐसे यहाँ पे ये सेटअप है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट और इसके ऊपर पहले से ऐसे यहाँ पे ये कुछ मान लीजिए इतना सेपरेशन या फिर कुछ ऐसे फिक्स्ड अमाउंट का सेपरेशन करके हम लोग यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये सेपरेशन बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है, उसी से हमें पता लगेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इसके करीब ला रहे हैं वो चार्ज है या नहीं है। आई समझते हैं। अगर मान लीजिए ये मेटल प्लेट है, मैं इसके अगर मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्ज है या भी नहीं, अगर मान लीजिए अगर चार्ज नहीं है तो इसके करीब में लाया तो इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ कुछ डिफ्लेक्शन है। लेकिन वही अगर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज, अगर मान लीजिए अभी जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस केस में क्या होगा कि अगर मैं इसके ऊपर ऐसे मैं पॉजिटिव चार्ज लाया, यानी कि पॉजिटिव इस मान लीजिए मटेरियल के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है ना, तो बताइए ये क्या चाहेगा। अब इसके पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर मटेरियल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऐसे खींच लेगा अपने ऊपर, यहाँ से खींचेगा तो गोल्ड से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाएंगे इसकी ओर, है ना। तो अगर बताइए इलेक्ट्रॉन अगर खींचे चले जा रहे हैं तो होगा क्या कि ये पहले अगर मान लीजिए इस तरीके से थे, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों गोल्ड लिफ्ट पे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब क्या हो रहा है, दूसरा अगर कोई चार्ज बॉडी आया ऊपर तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होंगे, निकलेंगे ना। अच्छा बताइए इस पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी। अच्छा अब क्या हो रहा है, दोनों पहले तो न्यूट्रल थे ना, चार्ज भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन अभी यही मान लीजिए कि हाँ दोनों के ऊपर अभी बराबर चार्ज। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इससे भी निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे भी निकल रहा है, यानी कि ये कैसा चार्ज हो रहा है, फर्स्ट हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। अच्छा अब दोनों सेम नेचर के हुए ना, चार्ज इस पे भी पॉजिटिव दूसरे पे भी पॉजिटिव। अगर सेम नेचर का चार्ज आ गया तो बताइए क्या होगा, रिपल्सन होगा ना। और अगर रिपल्सन होगा तो दोनों ऐसे दूर भागेंगे कि पास आएंगे, दूर भागेंगे। तो यही इंडिकेट करेगा कि अगर ये दूर भाग गए तो हम लोग क्या जान लेंगे कि अच्छा इसके ऊपर चार्ज है। अच्छा सेम यही प्रोसीजर होगा कि अगर हम लोग मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है, जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, मान लीजिए अगर नेगेटिवली चार्ज हम लोग इसके करीब ला रहे हैं तो होगा क्या, अच्छा नेगेटिवली चार्ज इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको ये क्या कर देगा, दूर भगाएगा। अच्छा दूर भगाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यानी गोल्ड लीफ के ऊपर कैसे चार्ज, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर बढ़ रहे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो दोनों के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे तो फिर से सेम नेचर का हो गया ना। तो बताइए फिर से क्या होने वाला है, रिपल्सन होने वाला है। रिपल्सन अगर होने वाला तो ये दूर भागेंगे, करीब आएंगे, दूर भागेंगे ऑब्वियस है, तो फिर से ये दूर भाग गए। अगर दोनों ही कंडीशन में या तो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, दोनों कंडीशन में दूर भाग रहे हैं, हम ये तो जज कर पा रहे हैं ना कि अच्छा दोनों दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब कि ये दोनों चार्ज हैं। लेकिन अगर दूर नहीं भागे, डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो ये चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर चार्ज है तो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और डिफ्लेक्शन होगा तो हम लोग जान जाएंगे कि चार्ज है। लेकिन हाँ, तो डिफ्लेक्शन अगर हुआ तो हम लोग जान गए कि अच्छा चार्ज है, जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट उसके करीब लाए। तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट करेंगे, किससे, एक पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप से और एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। यही सारी बातें यहाँ पर हैं। लेकिन क्या इलेक्ट्रोस्कोप है क्या, कोई भी बॉडी अगर चार्ज है या फिर नहीं है तो उसी को चेक करने का तरीका में इंस्ट्रूमेंट है, चेक करके बता देगा कि हाँ ये इसके ऊपर चार्ज है या फिर नहीं, ठीक है। ते हुए इलेक्ट्रोस्कोप एंड पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक क्या था, स्टैटिक पोर्शन में डिस्कशन रहा, चार्जेस क्या हैं, कैसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं, क्या कंडक्टर है, क्या इंसुलेटर है, चार्ज कितने तरीके के हैं, चार्ज को हम लोग कैसे जान सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है भी या नहीं है, इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से, इंस्ट्रूमेंट की मदद से, ठीक है। तो ये अब यहाँ से समझ में आया होगा कि जो भी फिनोमेनन हो रहे हैं, यानी कि हम लोग रब करके अगर कागज के टुकड़े के समय अगर पास लाए तो हुआ क्या, रबिंग प्रोसेस के दौरान ये चार्ज हो गया। अच्छा ये चार्ज हो गया
कागज के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो उसको क्या करे सेपरेट, वो अट्रैक्ट किया है ना, उसके अंदर इंड्यूस करके वो फिर अट्रैक्ट कर लिया। तो सेम वही प्रोसेस हुआ क्या कि अगर चेयर पे बैठा हुआ आपका फ्रेंड और पीछे से अगर किसी कपड़े से कंटिन्यूस आप बीट किए मारे चेयर के ऊपर, तो क्या हुआ, वहां पे भी रबिंग तो हो रहा है ना कंटिन्यूसली, रबिंग अच्छा हो रहा है, तो हुआ क्या, चार्ज हो गया। अगर चार्ज हो गया तो आप अनचार्ज उसे टच किए तो फिर झटका वही लगा, स्टैटिक कंडीशन में आ गया ना, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आ गया, यानी स्टैटिक रूप से वो चार्ज है, तो इसीलिए हमें झटका फील हुआ, करंट सा कुछ ऐसा फील हुआ। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग अभी तक ये समझा। अब यही मैं बताया था और क्या कि नेचर में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, यानी कि जब बारिश होता है, लाइटनिंग होता है, तो हम लोग ये भी तो डिस्कस करने वाले हैं ना कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस हो जाता है कि लाइटनिंग का कंडीशन आता है। अच्छा, लाइटनिंग अगर होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब देखिए बादल बने हुए हैं, है ना, जैसे बादल, अच्छा बादल कैसे बन जाते हैं, जैसे हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, और पॉन्ड्स क्या मेनली अगर मान लीजिए समंदर है ना, तो समंदर से क्या होता है, अगर ये धूप आया उससे वाटर वेपराइज हो जाता है ना, वेपर फॉर्म में गए गैस फॉर्म में ऊपर जाके, अच्छा ऊपर का टेम्परेचर क्या है, मीन ऊपर कहने का मतलब अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। तो अगर टेम्परेचर घट गया यानी कि जो भी वेपर फॉर्म में ऊपर गए, वाटर वेपर जो ऊपर जा रहा, अब वहां पर टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हो जाएंगे, जैसे अगर फ्रिज में आप पानी रखते हैं तो जम जाता है ना, बर्फ बन जाता है ना, ठीक यही प्रोसेस हो जाता है क्या, यहाँ से जो भी वाटर वेपर ऊपर गया तो वहाँ पे कंडेंस हो गया, एक ही जगह इकट्ठा हो गया, और वो फिर अब क्योंकि ऊपर टेम्परेचर बहुत कम है हाइट्स पे, तो वहाँ टेम्परेचर कम है तो ये सब जम जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे, बस वही बर्फ का गोला हमारे लिए क्या है, बर्फ, अरे क्लाउड्स है। तो होता क्या है कि अब अच्छा देखिए क्लाउड्स अगर बन गया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हवाओं के साथ ऐसे बह रहे हैं, मार इधर उधर रैंडम मोशन मान बह रहे हैं कंटिन्यूसली। अच्छा बह रहे, एक इधर से ऐसे क्लाउड आया, दूसरा भी ऐसे, तो इनके बीच में ऐसे अगर मान लीजिए छू कर गुजर रहे हैं, या फिर ऐसे अगर मान लीजिए छू कर गुजरे, आपस में ऐसे टकरा रहे हैं, तो अगर ऐसे टकराए छू कर गुजरे तो बताइए रबिंग हो रही है ना, ऐसा रबिंग हुआ ना। बस यही प्रोसेस, यही रीज़न है क्या, वहाँ पे भी क्या आ जाते हैं, बादल के ऊपर भी क्या आ जाता है, चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, कि ये और क्यों आ जा रहा है, वही रबिंग की वजह से, रब हो रहे हैं आपस में, कौन कौन, क्लाउड्स आपस में रब हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, रब कर रहे हैं ना, रब किए तब क्या हो गया, वहाँ पे उनके ऊपर क्या आ गए, चार्जेस आ गए। ठीक है, यही चीज़ को अब क्योंकि ऐसा ये एक्सप्लेन किया जा रहा था ना, तब इन चीज़ों को चार्ज आ रहे हैं कि नहीं ऊपर, ये चीज़ें समझने के लिए कि अच्छा वाकई में ऐसा रबिंग हुआ तो उसके ऊपर चार्ज आया है कि नहीं, यही चीज़ को जानने के लिए फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जिसे फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये क्या है, इन्होंने एक काइट में क्या किया, मेटल यहाँ जैसे ये थ्रेड से, जैसे पतंग तो उड़ाए होंगे ना आप लोग भी, इन्होंने क्या किया कि एक पतंग लिया, थ्रेड की मदद से उसे उड़ाया, एक जगह क्या किया, ऐसे मेटल का वही चाबी लगा दिया, और हुआ क्या कि पानी की वजह से जो भी बारिश हुआ उसके पानी की वजह से क्या हुआ, जो थ्रेड था वो गीला हुआ। अच्छा अब यहाँ पे जो बारिश हो रहा उसकी वजह से, अच्छा अगर नॉर्मल अगर मान लीजिए बादल के ऊपर चार्ज नहीं रहता तो क्या होता, किसी मेटल के ऊपर, अच्छा देखिए ये चाबी क्या है, अनचार्ज है, और उसे वहाँ पे ऐसे मान लीजिए रखा गया ऊपर ऐसा, क्योंकि ये फ्लाई कर रहा है ना ऊपर, एक जगह पे ऐसा उसी थ्रेड में एक जगह मान लीजिए ऐसे चाबी लगा दिया गया। ठीक है, जो क्या है मेटल का। अच्छा मेटल क्या कर ले, चार्जेस स्टोर कर लेंगे ना, चार्ज अपने ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो यही किया गया कि चेक करने के लिए। तो हुआ क्या कि जब ये उड़ाया गया और कुछ देर बाद देखा गया क्या कि अच्छा मेटल के ऊपर अगर टच किया गया तो स्पार्क आया। अब उसके ऊपर चार्ज कहाँ से आया, क्योंकि हम तो इसे चार्ज किए नहीं थे, इसके ऊपर पहले से जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ देर बाद उड़ाने के बाद इसके ऊपर ऐसा बिहेवियर आ जा रहा है, यानी कि चार्ज हो जा रहा है। अच्छा चार्ज अगर हुआ तो कहीं ना कहीं बादल से कनेक्शन हुआ कुछ, यही माने। तो यही एक्सपेरिमेंट से हमारा यही क्लियर हुआ क्या कि कंक्लूडेड एक्सपेरिमेंट थंडर स्टॉर्म यानी क्लाउड्स क्या है कि उनके ऊपर चार्ज है, क्योंकि वहाँ पे अगर चार्ज है तो यहाँ से ऐसा पूरा
वेट अगर ये हुआ तो इसके थ्रू चार्ज फ्लो होकर वहाँ पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया किसके ऊपर, चाबी के ऊपर, है ना। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट बस यही सिद्ध किया कि अच्छा इससे हमें पता लगा कि अच्छा क्लाउड्स के ऊपर भी चार्जेस हैं, वैसे तो वही क्यों है कैसे है, तो ये इसके पीछे बेसिक रीजन समझाया कि अच्छा आपस में वो सब मूव तो कर ही रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपस में रब हो रहे होंगे, रब तो हो ही रहे हैं क्लाउड्स, तो उसी रबिंग की वजह से क्या हो जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर चार्ज डेवलप कर ले रहे हैं, ठीक है। तब ये चार्ज डेवलप हो जा रहा है तो क्यों, अच्छा लाइटनिंग क्या है, कैसे ये सारी चीजें हो जाती हैं, वो अब हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए मान लीजिए बादल है, यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज डेवलप हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव अब चार्ज डेवलप हुआ, सेपरेशन हुआ ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ऐसा हुआ क्या कि पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए ऐसे ऊपर आ गए इस तरीके से, है ना, और नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो गए, ऐसे चार्ज सेपरेट हो गए ना, यानी ये बहुत मोटा ऐसा बादल है पूरा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, नीचे ऐसे नेगेटिव चार्ज, और ये बहुत ही हाई अमाउंट में, क्योंकि बादल बहुत ज्यादा है ना, हाई अमाउंट में ऐसे हुए, तो सोचिए इतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन, अगर यहाँ पे ऐसे नेगेटिव नेगेटिव इस तरीके से अगर हो गए नीचे हमारे ऐसे चार्जेस, अब बताइए अर्थ पे भी तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, ये सेपरेशन, अब जरा वहां देखिए इंडक्शन में यही होता था ना, चार्ज ऑब्जेक्ट, अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास हम लोग क्या करते, चार्ज ऑब्जेक्ट अगर लाते थे तो क्या करता था बताइए, सेपरेट कर देता था ना, तो यहाँ पे भी ये क्या कर लेगा, ये यहाँ पे ऐसा दिखाया गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से होगा ना, अब अच्छा देखिए अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में तो मिलना ही जाएंगे ना, और यही मिलन जब होता है, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज आपस में अगर ऐसे मिलन जब हुआ, तो वहीं से एक हाई स्पार्क ऐसा प्रोड्यूस होता है, तो वही लाइटनिंग हमें ये पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यानी यही जो चार्जेस हो जाता है ना, चार्ज का सेपरेशन, और यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इन दोनों बस अट्रैक्ट तो करेंगे ही ना, यही जब मिले डिस्चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं, तो वही सारे जब डिस्चार्ज हुआ तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, लाइटिंग बहुत जोरों से चमकता हुआ एक लाइट प्रोड्यूस होता है, और आवाज भी, हालांकि लाइट हमें दिखता है प्रोड्यूस होता हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें जब ऐसा होता है तो कहीं किसी बिल्डिंग के ऊपर, किसी पेड़ पौधे के ऊपर, या फिर किसी ह्यूमन के ही ऊपर ये गिरते हैं, और ऐसा सुने भी होंगे कि अच्छा जब बारिश वगैरह हो रहा है तो ये फिर भागो, बाहर से भागो, ऐसा कहते होंगे कि हाँ बाहर ऐसा नहीं रहना जहाँ, और खासकर जहाँ पे पेड़ है, क्यों, क्योंकि वो देखिए हाइट पे, अच्छा ये क्या चाहेगा, इस तरीके से होगा ना, अब जो भी अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे टॉप पे है, सबसे पहले वही इंड्यूस कर लेगा, और वहीं से तो चार्ज डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा ना, हाँ, तो ये वही, यानी कि जो टॉप पे, यानी जैसे पेड़ पौधे, अगर आपके आसपास पेड़ पौधे हो तो वो क्या है, वह भी रब होकर क्या हो चुका है चार्ज, यहाँ तो वहाँ पे ज़्यादा गिरने के चांसेस रहते हैं, फिर हाई बिल्डिंग्स पे, जो बहुत ऊंचे बिल्डिंग्स हैं तो उनके ऊपर ऐसे गिरने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है कि अगर मान लीजिए बिल्डिंग्स के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो एक क्या ऐसा मेटल स्ट्रिप वायर बिल्डिंग के ऊपर से होता हुआ पूरा ऐसा कवर करता हुआ नीचे ऐसा गया रहता है, तो क्यों रहता है, इसी से बचाने के लिए, ठीक है। हो क्या, वो मेटल है, उसके पास ज़्यादा, क्योंकि अब देखिए सबसे ऊपर है बिल्डिंग के, चार्जेस जब आया तो वहीं पर अटैक किया, अब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाला है, चार्ज को ट्रांसफर कर सकता है ना, बस वहां से जो टॉप पे लगा हुआ है उसके ऊपर जो भी चार्जेस आया वहां से लेकर सारा का सारा ग्राउंड में ट्रांसफर कर दिया। और ये ग्राउंड क्या है, अर्थ क्या है, बहुत चार्जेस, मान लीजिए कि चार्जेस को स्टोर करने का ये बहुत ही बड़ा भंडार है, यानी कि इसके पास मान लीजिए चार्जेस को हम लोग, जैसे समंदर में पानी है ना, उसी तरीके से चार्जेस हम लोग इसके ऊपर दे सकते हैं, बहुत सारा चार्जेस इसके ऊपर रखने का, इसके ऊपर कैपेसिटी है अर्थ के ऊपर, चाहे जितना भी चार्ज हम लोग इसे देंगे वो उसे उसके ऊपर अंदर मीन्स चार्जेस उसे स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना, अर्थ। तो यही प्रोसेस। अच्छा ये लाइटनिंग क्या हुआ, यानी ये समझ में आया कि क्यों हो जाते हैं, ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज आया, नीचे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो ये दोनों तो आपस में मिलना ही चाहेंगे, इन्हीं का मिलन की वजह से जो ऐसे पूरा लाइट चमकता है, तो यही प्रोसेस हमारा क्या है, लाइटनिंग है। अब इससे बचने के क्या क्या उपाय है ना, जैसे ये देखिए, ये पेड़ पौधों पे गिर जाते हैं, चाहे किसी और बिल्डिंग्स पे ही गिर जाते हैं, तो आग भी लगने का खतरा होता है ना, और आग लग ही जाते हैं, ठीक है। तो अब ये समझिए ज़रा कि क्या क्या इनसे बचने के उपाय हैं, तो ये सारे हमारे पास बचने के उपाय हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपके सामने अगर आसपास अगर मान लीजिए बारिश हो रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है कि लाइटनिंग हो सकता है, तो होगा क्या
कि आप अगर पेड़ पौधे के आसपास हैं तो वहाँ से हट जाएं, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा गिरने के चांस रहेंगे, तो आप भी उसके इफेक्ट में आ सकते हैं। और सबसे मेन, अगर मान लीजिए आप अगर किसी गाड़ी के अंदर हैं तो ऐसा नहीं कि गाड़ी से बाहर जाएं क्योंकि वो मेटल का बना हुआ, नहीं, अगर गाड़ी के अंदर है तो अच्छे से शीशों को बंद कर, शीशे बंद कर लीजिए, विंडोज़ को अपने बंद कर लीजिए, उसके अंदर आप सेफ हैं पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कि उससे अंदर हम लोग बाहर निकलेंगे तो अरे उसके अंदर हैं तो अनसेफ है, नहीं, कार के अंदर हैं तो वो भी सेफ है। और ये बहुत सारे ऐसे हमारे ये रूल्स है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंड नियर बाई स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, यानी कि क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस क्या रहेंगे मेटल के आसपास गिरने का, तो वो फिर यहाँ पे ऐसे गिरेंगे। लेकिन और हाँ, ऐसा बोला क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो हैं उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं उस समय यूज़ ना करें जब ऐसा अगर थंडर स्टॉर्म, यानी कि जब भी लाइटनिंग का अगर कुछ कंडीशन बन रहा है, लाइटनिंग का कंडीशन बनने का मतलब भाई जब बारिश अगर हो रही है तो उसमें आप टीवी वगैरह ना देखें, फ़ोन कॉल्स पे बातें ना करें, ठीक है। तो ये सभी हैं हमारे क्या है, या फिर इस तरीके से ग्राउंड पे लेट कर ऐसे बैठ जाए, तो ये हमारे कुछ और बस कार में, हाँ ये देखिए बस कार में हमारा सेफ प्लेस है, ठीक है। या फिर बेसमेंट में, बिल्डिंग के अंदर भी वो भी सही रहे अगर, और हालांकि बिल्डिंग के ऊपर ऐसा लगा ही रहेगा क्या, वो मेटल वायर। अब उसी के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं क्या है कि कैसे ये लाइटनिंग कंडक्टर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, यह ऐसा कैसे बचाता है। सारा का सारा यहाँ पे जो अभी बताया ना, सारा का सारा चार्जेस यहाँ पे आया इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐसे वायर है सॉरी, ये वायर के थ्रू यहाँ से पास ऐसा होकर ग्राउंड के अंदर चले जाता है। और ग्राउंड बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करके रखने की कैपेसिटी है हमारे अर्थ के पास, तो यहाँ से ऐसा पूरा ट्रांसफ़र, और ये विद इन सेकेंड बहुत फास्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि अच्छा यहाँ पे आया चार्ज, मैं पहले स्टोर करूँगा फिर धीरे धीरे इसे भेजूँगा, नहीं, वो तुरंत आया नीचे, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, वर्किंग क्या है, चार्ज क्लाउड्स पास बाई बिल्डिंग, द कंडक्टर गेट्स चार्ज अपोजिटली टू दैट ऑफ क्लाउड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। नाउ दिस एक्वायर्ड चार्ज मूव टू द अर्थ थ्रू द अर्थिंग, यानी कि यही पूरा अर्थिंग, यानी किसी कंडक्टर वायर को अर्थ से कनेक्ट कर देना, वही हमारा क्या है अर्थिंग। और यही प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या किए रहते हैं, बचे रहते हैं हम लोग, ठीक है, किसमें, लाइटनिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है ना। तो वही पूरा अंदर हमारा चार्ज क्या करता है, एक्यूमुलेट करके अंदर पहुंचा दिया हमारा अर्थ के अंदर, ताकि हम लोग सेफ रहें, ठीक है। फिर डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस समझ लेते हैं हम लोग। हाउ डज लाइटनिंग कंडक्टर वर्क्स, हाँ तो अभी मैंने डिस्कस किया ही कैसे कि ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, वहाँ से आया चार्जेस, यही है ना बात है कि चार्जेस आए क्लाउड से, अपोजिट चार्ज के यहाँ पर डेवलप हो जाएगा और वो सारा का सारा चार्ज लेकर ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। और ये किस मेथड के द्वारा हो रहा है, गिव एनी 3 मेजर्स दैट कैन बी अवॉइड, एनी 3 मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू अवॉइड, हाँ यानी कि वही सारी चीज़ें, अगर बस के अंदर बैठे हुए तो, या फिर किसी कार के अंदर, तो किसी मेटल के अंदर अगर हम लोग हैं तो वहाँ पे सेफ हैं, या फिर किसी पेड़ पौधे से दूर हो जाइए, किसी मेटालिक अगर ऑब्जेक्ट्स है तो वहाँ से हट के रहें, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस किए हैं सर, ठीक है ना। या फिर घर के अंदर ही चले जाए क्योंकि उसके ऊपर लगा ही हुआ लाइटनिंग वायर, उससे हम लोग सेफ हैं। एक्सप्लेन हाउ लाइटनिंग रीचेज फ्रॉम क्लाउड्स टू द ग्राउंड, यानी कि वही ये इंडक्शन मेथड यहाँ बताएगा ना, क्या है, व्हेनेवर अ चार्ज क्लाउड पास बाय द बिल्डिंग द कंडक्टर गेट्स अपोजिट चार्ज थ्रू इंडक्शन, किधर था, हाँ यहाँ, ये प्रोसेस है ना। तो इंडक्शन प्रोसेस से वो फिर इंड्यूस हो जाते हैं और वही सारा चार्ज पास हो जाता है, इंड्यूस और सेपरेशन हो जाएगा ना वहाँ पे, ठीक है। व्हेन अनचार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द डिस्क ऑफ अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, हाँ अच्छा ये क्या बोला है, अनचार्ज है ना, ये हमें वर्ड ध्यान देना, अनचार्ज। अच्छा अनचार्ज का मतलब क्या हो, उसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो क्या गोल्ड लीफ को डिफ्लेक्शन कर पाएगा, डिफ्लेक्शन शो कर पाएगा, नहीं करेगा। यानी गोल्ड लीफ पहले ऐसे था तो ऐसा ही रह जाएगा, कुछ डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, इट्स लीव्स रिमेन्स इन सेम पोजीशन, वही पोजीशन में रह लेंगे। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप, अच्छा इलेक्ट्रोस्कोप क्या है बताइए, तो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है चार्जेस को डिटेक्ट करने का, प्रेजेंस बताने का, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है वही बताने का, क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप है ना, ये प्रेजेंस बताता है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स
presence of charge on any material. It's two types, one is pith ball and gold leaf electroscope. ठीक है. Explain how lightning reaches from clouds to the ground. है ना. हाँ, तो यही वही प्रोसेस. ग्राउंड क्लाउड्स के पास है, नेगेटिवली चार्ज आ जाना, इधर पॉजिटिवली चार्ज, तो पूरा प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाते हैं. हाई चार्ज वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया. क्यों? रबिंग के दौरान रब होते रहे एक दूसरे से क्लाउड्स, और वहीं से हमारा क्या हो गया, तो फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पूरा आ जाएगा. ठीक है ना. तो ये हमारा पूरा आज का ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन हमारा रहा. आई होप अच्छे से समझ आया होगा कि क्या है इसमें. हम लोग मेनली डिस्कस क्या किए हैं, चार्जेस के ही बारे में. चार्जेस हैं क्या, और चार्जेस अगर हैं तो उनका कौन सा पार्ट स्टडी किए हैं रेस्ट पे रख के, कि कौन कौन सा बिहेवियर वो शो कर रहा है. चार्जेस यानी अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन ऐसे शो कर रहे हैं. चार्ज कितने तरीके के हैं, दो तरीके के, पॉजिटिव नेगेटिव. कैसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं, दो तरीके से, कंडक्शन इंडक्शन. कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से, वो भी कितने, दो तरीके के, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ये सारा रहा चार्ज से रिलेटेड. कंजर्वेशन भी, अब चार्ज भी हम लोग देखें कि क्या है कंजर्वेशन चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि जितने इनिशियली चार्ज थे वही फाइनल भी चार्ज रहेगा, यानी कि हम लोग चार्ज को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है. ये रहा हमारा स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड. फिर एटमॉस्फेरिक में हम लोग क्या देखें, लाइटनिंग एक मेन प्रोसेस है जो कि चार्जेस की ही वजह से हो जा रहा है. स्टैटिक वहाँ पे बादल के ऊपर चार्जेस एक्यूमुलेशन हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन हो जाता है कि रबिंग की वजह से. रब होते होते वहाँ पे क्या हो जाए, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए. फिर नीचे भी अपने वहाँ पे अगर मान लीजिए नीचे अगर बॉटम पोर्शन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे. और इसी की वजह से हमारा क्या हो जाता है कहेंगे लाइटनिंग प्रोसेस होता है. ठीक है. तो आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा. फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से. ओके, थैंक यू.